आ जाओ भाई जवानों, सभी का वेलकम है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है अमन बहल। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के पार्ट नंबर 39 में सबका वेलकम करता हूँ, जो कि एक कंजंक्शन एडवांस्ड का। अब ये एडवांस्ड क्या है भाई? 38 पार्ट जो आपने देखा था कंजंक्शंस का, उसमें आपने बेसिक कंजंक्शंस को सीखा था। अब वो बेसिक्स को अप्लाई कैसे करना है एग्ज़ाम में। अगर एसएससी बैंक का एग्ज़ाम आप देते हो, डिफेंस रेलवेज या यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो, तो कैसे क्वेश्चन कंजंक्शन पे प्रैक्टिकली आपको सॉल्व करने हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है, मज़ा आएगा आपको। पूरे मन से देखना है ना, एक भी रूल छूटना नहीं चाहिए। और ये 5 क्वेश्चंस को पहले चैलेंज की तरह लो। 5 क्वेश्चंस में आपको एरर्स मिलेंगी, पहले देखो आपको कितना आता है, 5 को सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर वीडियो के लास्ट में मैं सॉल्व करवाता हूँ, आप खुद ही जो है ना पूरी वीडियो देख करके सॉल्व करने लायक हो जाओगे। चलिए शुरू कर लें। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना। मेरी कोशिश ये है कि क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे हर जगह, हर गली गांव कूचे तक। यही सारी एजुकेशन, यही मटेरियल आपको पेड कोर्सेज़ में मिलता है 5 से 10 हज़ार रुपये के अंदर। मैंने अपना पेड कोर्स नहीं निकाला, कोई प्लस बैच नहीं आता मेरा, ये मेरी चॉइस है। इस चॉइस का सम्मान करें। एजुकेशन को जहाँ तक पहुँचा सकते हैं ज़रूर से शेयर्स और लाइक्स के जरिए पहुँचाएँ। देखिए पिछले पार्ट में आपने डिटेल में देखा था कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती हैं, इनके बीच का डिफरेंस बताया मैंने आपको 38 पार्ट में, कैसे इनको यूज़ करना है। फिर मैंने आपको एक और बात बोली थी कि को रिलेटिव, देखो ये है कोऑर्डिनेटिंग, ये है सबऑर्डिनेटिंग और ये है को रिलेटिव। बीच में क्या आ रहा है? रिलेटिव, मतलब रिश्तेदार। तो ये रिश्तेदार वाली जो कंजंक्शन है ना, इन्हीं पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज ये को रिलेटिव मतलब रिश्तेदारों वाली कंजंक्शन को मैं डिटेल में आपको करवाने वाला हूँ। अब ये रिश्तेदारों वाली क्यों है आपके सामने है, आप देख के समझ जाओगे। इसमें से हर कंजंक्शन ने अपना रिश्तेदार पकड़ा हुआ है। नीदर ने नोर को पकड़ा हुआ है, वेदर ने और को पकड़ा हुआ है, नो अदर ने दैन को पकड़ा हुआ है, और इनका रिश्तेदार फिक्स है। इस रिलेटिव से हमेशा इन्होंने जो है ना हाथ पकड़ा हुआ है इनका। बस ये रिलेटिव के चक्कर के अंदर ही रूल इस सारी कंजंक्शन के अंदर जो है नए नए रूल्स जो है लगते हैं। देखते हैं क्या लगेंगे वो रूल्स। उससे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को बार बार देखते जाओ। फैन बॉयज़ फॉर्मूला को मत भूल जाना, ये फॉर्मूला आपको हर जगह काम आएगा। FANBOYS से बनने वाली फैन बॉयज़ कंजंक्शन। टोटल 15 रूल्स हैं अपने पास। कोशिश करूंगा मैं जितने हो सके करवा दूं, नहीं तो अगली वीडियो में लूँगा 10 रूल्स कम से कम आपको आज करवा देता हूं, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ना, ये फैन बॉयज़ वाली जो मैंने अभी आपको बताई, इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में 4 है ना बहुत खास हैं। कौन सी? पहली है एंड, दूसरी है नॉर, तीसरी है बट और चौथी है और। एंड, नॉर, बट और। अच्छा क्यों खास हैं? इनकी खासियत ये है कि ये ना केवल क्लोजेस को जोड़ती है, बल्कि ये कंजंक्शन ऐसी कंजंक्शन है जो कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स को जोड़ती हैं। अगर आप चाहो तो ये 2 नाउन्स को मिला देंगी, अगर आप चाहो तो ये 2 वर्ब्स को मिला देंगी, अगर आप चाहो तो 2 एडजेक्टिव्स को मिला देंगी, है ना, अगर आप चाहो तो 2 एडवर्ब्स को मिला देंगी। ये चारों ही कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इस तरीके से काम करती है और इन पे बहुत खूबसूरत सा रूल बनता है। ध्यान से देखो। अब ये रूल कैसे बनेगा, आओ कुछ सेंटेंस देखते हैं। अ सोल्जर इज़ नेवर कावर्ड और फुलिश। एक सोल्जर कभी भी कावर्ड नहीं होता या फिर फुलिश नहीं होता, और लगा हुआ बीच में, है ना। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ़। अब यहाँ पे और नाम की कंजंक्शन ने कावर्ड और फुलिश को मिलाया हुआ है। टेक्निकली ये सेंटेंस गलत है। क्यों रॉन्ग है ये अभी आगे देखेंगे। अगला सेंटेंस देखो। मोस्ट NRIs आर रिच बट माइसर। ज़्यादातर जो NRIs हैं, जो नॉन रिसाइडिंग इंडियंस हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो या तो रिच भी हैं लेकिन वो माइजर भी हैं, अमीर भी और कंजूस भी हैं। तो बट नाम की कंजंक्शन यहाँ पे रिच और माइजर को मिला रही है। टेक्निकली ये सेंटेंस भी गलत है, यहीं से वो रूल अपने को पकड़ में आएगा। एक सेंटेंस और देख लो। द मूवी पोर्ट्रेट द कैरेक्टर ऑफ भगत सिंह लाइवली एंड पैशनेटली। मूवी ने पोर्ट्रे किया कैरेक्टर को, जो भूमिका है, जो किसकी किरदार जो है भगत सिंह का, बहुत ही लाइवली और पैशनेटली। लाइवली का मतलब होता है जिंदा दिली के साथ, और पैशनेटली मतलब होता है जोश के साथ। तो जोश और जिंदा दिली के साथ में भगत सिंह के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया। टेक्निकली यहाँ पे एंड और लाइवली के, पैशनेटली के जुड़ जाने से, लाइवली और पैशनेटली के, ये सेंटेंस भी गलत है। अब ध्यान से समझो क्यों गलत है। देखो फुलिश एक एडजेक्टिव है और कावर्ड एक नाउन है। रिच एक एडजेक्टिव है, माइजर एक नाउन है। पैशनेटली एक एडजेक्टिव है और लाइवली एक, पैशनेटली एक एडवर्ब है और लाइवली एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव को मिला दिया, यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन को मिला दिया, यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब को मिला दिया। ये चारों कंजंक्शन का काम क्या है? सेम पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड को मिलाना। इधर नाउन तो इधर भी नाउन, या इधर एडजेक्टिव तो इधर भी एडजेक्टिव, इधर एडजेक्टिव तो इधर भी एडजेक्टिव, या इधर नाउन तो इधर भी नाउन। यहाँ पे एडवर्ब लगाइए तो यहाँ भी एडवर्ब लगाओ, एडजेक्टिव लगा करके सेंटेंस को गलत मत बनाओ। पहले मैं इन सेंटेंसेस को सही करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे पकड़ में आएगा ये, है ना।
कावर्ड को मैं पहले इसकी एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज करूँगा कावर्डली में, फिर मैं माइजर को इसके एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज करूँगा माइजरली में, ताकि रिच और माइजरली दोनों एडजेक्टिव साथ में बट से जुड़े हों, और कावर्डली और फुलिश दोनों एडजेक्टिव और से जुड़े हों। लास्ट में मैं लाइवली की एडवर्ब फॉर्म लिखूँगा लाइवलीली, ताकि पैशनेटली और लाइवलीली दोनों एडवर्ब जो हैं एंड से जुड़ी हों। आपके दिमाग में अब यही सवाल आएगा, सर हमें नहीं पता था कावर्ड एक नाउन होता है, माइजर एक नाउन होता है, और लाइवली को देख करके हमें लगा था ये एडवर्ब होती है, आपने बताया ये एडजेक्टिव होता है, हमें कैसे पता लगेगा? तो भैया इसकी एक लिस्ट तुम्हें करवाई थी मैंने एडवर्ब चैप्टर में। सबसे बेवकूफ़ स्टूडेंट वो स्टूडेंट होता है जो पिछला याद करके नया, अगला याद करके पिछला भूल जाए, है ना। मैं आपको एक जनरल सी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप पिछला याद कर लिया, भूल गए, और नया याद कर रहे हो, तो आप जो है सबसे बेवकूफ़ इंसान हो। इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। एडवर्ब चैप्टर में मैंने आपको इस सारी एडवर्ब्स करवाई थी जो देख करके लगती हैं आपको एडवर्ब्स, लेकिन ये एक्चुअल में एडजेक्टिव्स हैं। मैंने आपको बताया था मदर एक नाउन है, नाउन के आगे एलवाई लगाने से वो एडजेक्टिव बनेगा। तो मदरली को कभी भी एडवर्ब की तरह यूज़ मत करिए ना, ये हमेशा एडजेक्टिव ही है। वैसे ही फ्रेंडली भी एक एडजेक्टिव है, फ्रेंड नाम के नाउन के आगे एलवाई लगा के एडवर्ब जो है एडजेक्टिव बना हुआ है। इसको कहीं पे एलवाई देख करके एडवर्ब मत माने आना। वैसे ही मैंने आपको बताया था लाइवली, ये बना लाइफ नाम के नाउन के आगे एलवाई लगा के, लाइफली मतलब इसको हम बोलते हैं लाइवली। अगर इसकी एडवर्ब फॉर्म चाहिए तो वो होती है लाइवलीली, समझे मेरे बात को? एडवर्ब फॉर्म होती है लाइवलीली। तो ये सारे के सारे हैं। जैसे कावर्ड है, कावर्ड एक नाउन है, इसके आगे एलवाई लगेगा तो बनेगा एडजेक्टिव कावर्डली। माइजर एक नाउन है, इसके आगे एलवाई लगेगा तो एडजेक्टिव बनेगा माइजरली। तो बार बार इनको आप देखोगे तभी आपको याद आएगा कि ये भैया सब के सब एडजेक्टिव हैं, इनकी एडवर्ब फॉर्म और नाउन फॉर्म कुछ और है। समझे मेरे बात को? यहाँ पे कावर्डली क्या निकला? एक एडजेक्टिव निकला। माइजरली क्या निकला? एक एडजेक्टिव निकला। लाइवली क्या निकला? एक एडजेक्टिव निकला। अब यहाँ पे इसको अप्लाई कर दो। तो कावर्डली एडजेक्टिव को यहाँ पे लगाया हमने नाउन की जगह पे, माइजरली एडजेक्टिव को लगाया इस नाउन की जगह पे, और लाइवलीली एडवर्ब को लगाया हमने इस जो है एडजेक्टिव की जगह पे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन इस पे और भी करवाऊंगा, आपको बहुत सारे और भी मिलेंगे, बस ये वाली लिस्ट को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। 15-20 जो है ना कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और कन्फ्यूज़ करने वाले एडजेक्टिव्स हैं। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी ऐड करूँगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्ज़ाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए, और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब बिग थैंक यू टू टेक्स्टबुक.com चैनल को हमेशा सपोर्ट करने के लिए। देखिए सेकंड नंबर रूल क्या बोलता है हमारे पास, ये सारी की सारी जो मैंने आपको वहाँ दिखाई थी ना, ये ऊपर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है ताकि आप इसको देख के रेफरेंस ले पाओ। देखो नॉट ओनली और बट ऑल्सो के ऊपर आपको मैं, ये 4 आप जो देख रहे हो ना, इनके ऊपर मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ। पहली है नीदर नॉर, दूसरी है ईदर और, तीसरी है बोथ एंड, और चौथी है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये चारों क्यों खास हैं? क्योंकि ये फैन वॉइस से मिलकर के बनी है। देखो नॉर आ रहा है इसमें, नीदर नहीं है, लेकिन नॉर तो फैन वॉइस का पार्ट है ना। यहाँ पे ईदर और में और आ रहा है, और क्या है? फैन वॉइस का पार्ट है। यहाँ पे एंड आ रहा है, एंड क्या है? फैन वॉइस का पार्ट है। यहाँ पे बट ऑल्सो आ रहा है, यहाँ पे बट क्या है? फैन वॉइस का पार्ट है। ये 4 ऐसी को रिलेटिव कंजंक्शन इस प्रकार की हैं जो कि फैन वॉइस के कुछ हिस्सों से मिलकर बनी हैं, और ये फैन वॉइस की तरह बिहेव करती हैं। इनकी भी वही दिक्कत है जो इन सब की दिक्कत है। क्या दिक्कत है इनकी? इनको अपने बाद में सेम पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड चाहिए। समझे मेरी बात को? जैसे मैंने आपको बताया था ना, एंड, नोर, नीदर, इसका बट का, वही वाला रूल इन चारों जो है ना को रिलेटिव कंजंक्शन पे भी आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करके देखते हैं। माई नेबर नॉट ओनली ऑन्स अ कार बट ऑल्सो अ वैनिटी वैन। मेरा पड़ोसी ना केवल रखता है एक कार को, बल्कि बट ऑल्सो साथ ही साथ एक वैनिटी वैन को। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब ये होता है ना केवल ये, बल्कि ये भी। अब देखो नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है? नॉट ओनली के बाद आ रहा है ऑन्स, और बट ऑल्सो के बाद में क्या आ रहा है? अ वैनिटी वैन। ऑन्स क्या है? एक वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक वर्ब है, पीछे एस लगा हुआ है। और वैनिटी वैन में वैनिटी एक एडजेक्टिव है, नाउन है वैन, तो ये एक नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव प्लस नाउन का मिक्सचर है, वैनिटी वैन। यहाँ पे तुम्हारे पास वर्ब आ रही है, यहाँ पे तुम्हारे पास नाउन आ रहा है, गलत हो गया ना मामला। तो क्या करें? आपको यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि नॉट ओनली के बाद में और बट ऑल्सो के बाद में सेम पार्ट ऑफ स्पीच आए।
देखो यहाँ पे तो नाउन आ रहा है वैनिटी वैन, आप नॉट ओनली के बाद में भी एक नाउन को रखें। अब क्या करूँगा मैं ऐसे लिखूँगा इस सेंटेंस को, माई नेबर ऑन्स नॉट ओनली अ कार बट ऑल्सो अ वैनिटी वैन। मैंने सिर्फ इस ऑन्स नाम की वर्ब को उठा करके नॉट ओनली के पहले रखा। अब यहाँ पे ऑन्स आने के बाद नॉट ओनली के बाद में आ गई कार, है ना। अब इसका मीनिंग भी साफ निकलेगा, मेरा नेबर रखता है ना केवल एक गाड़ी को बल्कि एक वैनिटी वैन को भी। समझ गए ना। तो ये रूल नंबर 1 है इनका। इनको आपको जो है हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड देना है अपने बाद में, नॉट ओनली बट ऑल्सो को, ईदर और को, बोथ एंड को, और नीदर नॉर को। अब यहाँ पे इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, माई नेबर ऑन्स नॉट ओनली ए कार बट अ वैनिटी वैन ऑल्सो। तो ये भी ठीक है, बट ऑल्सो के अंदर कभी कभी आपको बट के बाद में नाउन और फिर ऑल्सो मिल जाएगा, तो ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट ऑल्सो के अंदर बट ऑल्सो अगर एक साथ में ना मिले तो भी ठीक है, उसको गलत मत समझना। बट अ वैनिटी वैन ऑल्सो ये भी बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या पूरा सीख लेते हैं, और ये मैं छोटी चीज़ नहीं बताऊं तो क्वेश्चन गलत कर आएंगे, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा करो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स का। अब इसी रूल को मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। माई नेबर ऑन्स नॉट ओनली ए ब्यूटीफुल कार बट ऑल्सो अ वैन। मेरा नेबर ऑन करता है ना केवल एक खूबसूरत गाड़ी को बल्कि एक वैन को भी। नॉट ओनली के बाद में आ रहा है ब्यूटीफुल कार और इसके बाद में आ रहा है वैन। आप बोलोगे सर यहाँ पे नॉट ओनली के बाद में ब्यूटीफुल नाम का एडजेक्टिव आ रहा है और फिर एक नाउन आ रहा है, और यहाँ बोलोगे सर सीधे एक नाउन आ रहा है। तो यहाँ पे तो एडजेक्टिव आया ना पहले और यहाँ पे नाउन आया, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो तो गलत हो गया रूल। ध्यान रखना, इससे पहले ऑन नाम की वर्ब पढ़ी है, इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका पहला ऑब्जेक्ट है कार। कार को मॉडिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव यूज़ किया हुआ है ब्यूटीफुल। इस एडजेक्टिव का सिर्फ और सिर्फ इस कार से कनेक्शन है और किसी चीज़ से कनेक्शन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो, इस ब्यूटीफुल का सिर्फ और सिर्फ इस कार से कनेक्शन है। या मान लो यहाँ पे मैं वैन की जगह लिख देता बिग वैन, तो इस बिग का सिर्फ वैन से कनेक्शन होता। नॉट ओनली और बट ऑल्सो से तो इन नाउन्स का ही कनेक्शन है, नॉट ओनली अ कार बट ऑल्सो वैन। तो बीच में अगर नाउन फंसा हो या नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में वर्ब आ रही हो और एक वर्ब के पहले एडवर्ब फंसी हो, तो उस चक्कर में सेंटेंस में नो एरर ही होती है। कहीं एडजेक्टिव और एडवर्ब को देख करके गलत मत बताया ना सेंटेंस को, समझ गए ना। ब्यूटीफुल कार बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे वैन है, यहाँ पे कार है, बस ये ब्यूटीफुल इस कार को डिफाइन करने के लिए लगाया गया है, नॉट ओनली से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। चलो और सेंटेंस बनाएंगे। माई नेबर ड्राइव्स नीदर ए कार नॉर नोज हाउ टू ड्राइव वन। मेरा जो नेबर है ना तो वो एक कार को ड्राइव करता है और ना उसको ड्राइव करनी आती है। अपने ऐसा बोलते हैं ना भाई, ना तो वो चलाता है ना उसको चलानी आती है। नॉट नीदर के बाद में क्या आ रहा है, कार, और नोर के बाद में क्या आ रहा है, नोस। यहाँ पे कार आ गया एक नाउन, यहाँ पे नोज आ गया एक वर्ब, सेंटेंस गलत हो गया। भाई नीदर नोर भी तो यही वाली है ना जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे नॉट ओनली, यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा, वही रूल। तो क्या करें भाई, नॉर के बाद में वर्ब आ रही है ना, तो नॉट ओनली नीदर के बाद में भी एक वर्ब ही आए और वर्ब रखिए ड्राइव इसके पीछे, तो क्या करो वर्ब को उठा के आगे ले आओ। माई नेबर नीदर ड्राइव्स ए कार नॉर नोज हाउ टू ड्राइव वन। नीदर के बाद में ड्राइव्स, नॉर के बाद में नोस। समझ गए। एक सेंटेंस और करवाता हूँ और आपको थोड़ा एडवांस लेकर के जा रहा हूँ इसी के अंदर। मान लो ऐसा सेंटेंस मिल जाए, माई नेबर नॉट ओनली ओन्स ए कार बट ऑल्सो हिज कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड ब्यूटीफुल। मेरा नेबर ना केवल ओन करता है कार को बल्कि उसकी कार जो है बहुत एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल भी है। अब देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में क्या आ रहा है, देखो नॉट ओनली के बाद में आ रहा है ऑन्स नाम की वर्ब, और यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद में क्या आ रहा है, एक पूरा क्लोज आ रहा है। यहाँ पे क्लोज का मतलब है एक सब्जेक्ट आ रहा है कार और इसकी वर्ब आ रही है इस केस में देखो ऊपर यहाँ पे नॉट ओनली के बाद में सिर्फ वर्ब आ रही है, यहाँ पे पूरा क्लोज आ रहा है। ध्यान देना, जब भी बट ऑल्सो के बाद में आपको क्लोज मिल जाए, जब भी बट ऑल्सो के बाद में आपको क्लोज मिल जाए तो समझ लेना नॉट ओनली जो है सेंटेंस की शुरू में आएगा। लॉजिक में समझा देता हूँ क्या लॉजिक है। सेंटेंस ऐसा बनेगा, नॉट ओनली माई नेबर ऑन्स अ कार बट ऑल्सो हिज कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस भी गलत है, अब इसको और सही करेंगे। पहले समझ लो मैं कर क्या रहा हूँ। नॉट ओनली को मुझे शुरू में क्यों लाना पड़ा, शुरू में मेरे भाई इसलिए लाना पड़ा क्योंकि बट ऑल्सो के बाद में एक पूरा क्लोज पड़ा है, तो नॉट ओनली के बाद में भी एक क्लोज बना दिया हमने, है ना। और ये अक्सर तभी होगा जब दोनों क्लोज का सब्जेक्ट अलग अलग हो। देखो यहाँ पे नेबर जो है ऑन करता है कार को और यहाँ पे कार जो है वो एक्सपेंसिव है। सब्जेक्ट है यहाँ पे नेबर और यहाँ सब्जेक्ट है कार। ऐसे केस के अंदर क्या होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो पूरे क्लोज को मॉडिफाई करते हैं। इस केस के अंदर नॉट ओनली के बाद में भी क्लोज आता है और बट ऑल्सो के बाद में भी क्लोज आता है। अब यहाँ पे यहीं पे एक सेकंड के लिए आराम लो। आपको मैंने इन्वर्जन वाला चैप्टर करवाया था, नहीं याद है तो आपको मैं एक बार एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ये चैप्टर है इन्वर्जन का,
सारी नेगेटिव एडवर्ब्स बताई थी मैंने, जो सेंटेंस के शुरू में आकर के सेंटेंस को जो है इन्वर्ट करती हैं। इनमें देखो आपको मिलेगी नॉट ओनली। नॉट ओनली इसका मतलब है क्या है, नॉट ओनली अगर सेंटेंस के शुरू में पड़ा है तो सेंटेंस में इन्वर्जन होना जरूरी है। तो अगर आपको बट ऑल्सो के बाद में क्लोज मिल रहा है ना, तो नॉट ओनली के बाद में क्लोज तो लगाना है, लेकिन क्लोज को इन्वर्ट करके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले डाल देना है। तो नॉट ओनली डज माई नेबर ओन अ कार बट ऑल्सो हिज कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड ब्यूटीफुल। समझ गए ना, स्टेप बाय स्टेप मैनर में आगे ला रहा हूँ। कुछ भी नहीं किया हमने देखा बट ऑल्सो के बाद में क्लोज पड़ा है, हमने नॉट ओनली के बाद में भी क्लोज रख दिया। क्लोज रखते ही हमें याद आया नॉट ओनली क्लोज के शुरू में आ रहा है, तो नॉट ओनली जो है इस क्लोज को इन्वर्ट करेगा। इन्वर्टेड करने के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, तो हमने डज को यहाँ लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना ही इन्वर्जन कहलाता है, जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले रख देना ही इन्वर्जन कहलाता है। तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा, मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में रखा, और इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला पूरा क्वेश्चन बना। समझ गए? लॉजिक से चलते जाओ आगे। रूल नंबर 3 पे चल रहे हैं। अब यहाँ 1 सेकंड का गैप दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे सर ये 39वें पार्ट में जो कंजंक्शन आप करवा रहे हो ये तो बहुत एडवांस लेवल की हैं, आप तो बोल रहे हो सब कुछ ईजी है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रीज़न है इसका बड़ा सिंपल सा, आपने समझ लिया आप शक्तिमान हो, 39वें पार्ट से सीरीज़ को चला रहे हो। देखो ये सीरीज़ है ना 0 नंबर पार्ट से 39 तक चलती है, तो पार्ट नंबर 0 से आपको शुरू करना है। सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन अगर शुरू से आप समझोगे तो। अब ये 0 नंबर पार्ट से 39 कहाँ पे मिलेगा आपको? जाओ चैनल इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में, फर्स्ट कमेंट है मेरा ही खुद का YT और इंग्लिश ट्यूटर का, उसमें एक लिंक मिलेगा पूरी इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट शुरू से। तो शुरू से चलाना, इस लिंक पे प्रेस करो, सीरीज़ में पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पार्ट 0 से पार्ट 39 तक। बीच में आपको स्ट्रेटेजी वीडियोज़ भी मिलेंगी, SSC की पूरी तैयारी कैसे करनी है, बैंक की कैसे करनी है ना। चलो रूल नंबर 3 है 2 का। इस सेंटेंस को देखो, इवन दो इन्फ्लेशन इज़ हाई बट द GDP इज़ ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस। इवन दो या दो का मतलब होता है हालांकि। इनमें फ़र्क क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ अभी। इवन दो या दो का मतलब होता है हालांकि। कह रहा है हालांकि जो इन्फ्लेशन हाई है, GDP जो है ग्रो कर रही है बहुत ही फास्ट पेस से, महंगाई बढ़ने के बावजूद हमारी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ है। अब इस पर रूल क्या है यहीं पे पता लग जाएगा आपको। दो के साथ में आता है येट। देखो 3 वर्ड है अपने पास, ऑल्दो, दो और इवन दो। ऑल्दो और दो में कोई फ़र्क नहीं है। अगर बहुत फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, कोई बड़ी आप जो रिपोर्ट लिख रहे हो तो ऑल्दो को यूज़ करें, और वैसे सिंपली अगर आप इनफॉर्मल लिख रहे हो या ज़्यादा फॉर्मल नहीं भी लिख रहे हो तो आपको जो है दो को यूज़ करना है। मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। इवन दो का मतलब क्या है, जब आप इस पर स्ट्रॉन्ग जो है ना, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें, ऑल्दो या इवन दो को अगर आप स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लिखना चाहें तो आप बोलते हैं इवन दो। इवन ऑल्दो नहीं होता, ऐसा इवन ऑल्दो मत लिखे आना। समझ रहे हो मेरी बात को? इवन दो का मतलब है ऑल्दो या दो की स्ट्रॉन्ग फॉर्म, मीनिंग वही है, थोड़ा सा इम्फोसिस दो पे ज़्यादा है। अब इनके साथ में क्या आता है, इनके साथ में 2 चीज़ें आती हैं, या तो आता है येट और या आता है कोमा। अब आप पूछोगे सर क्या लगाऊं मैं? येट को प्रीफर ना करें, पुरानी इंग्लिश में आता था, आजकल कोमा को प्रीफर करते हैं। येट को हम जो है SSC इंग्लिश के अंदर आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है। इस सेंटेंस के अंदर हमने इवन दो के साथ में लगा दिया है बट को। तो सबसे पहला काम क्या करें, इस बट को हटाएं और इसकी जगह पे या तो कोमा पड़ा रहने दें या फिर येट को लगा करके आएँ। पेपर के अंदर आपको अक्सर कोमा लगाने के लिए ही पूछा जाएगा, एग्जामिनर कोमा पे ध्यान देता है। आजकल इवन दो, दो और ऑल्दो के साथ में येट लगना बंद हो गया है। लेकिन कहीं येट मिल जाए तो उसको गलती तब तक मत मानना जब तक सेंटेंस में कोई और एरर ना मिले। मान लो सेंटेंस में यहाँ एरर है तो फिर यही एरर है आपकी, येट वाली एरर को आप एरर मार्क नहीं करेंगे, ये बहुत वीक एरर है। आजकल आप यूँ समझ लो, अगर आपको कोई और चारा ना बचे तभी आप समझें कि येट लगा हुआ है, इसको मैं एरर मार्क करके आने वाला हूँ। बढ़े आगे। चौथा रूल है आपका बोथ का। बोथ के साथ में एंड आता है। बोथ इंडिया एज वेल चाइना हैव न्यूक्लियर वेपन्स। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, इंडिया और साथ ही साथ चाइना। देखने में सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन गलत कैसे है? एज वेल एज को बोथ के साथ में मेरे भाई नहीं लगा सकते हो, काटो इसको और बोथ के साथ में लगाओ एंड। ये पूरा जो चार्ट मैंने आपको बना के दिया ना, इसीलिए बना के दिया है। बोथ के साथ में सिर्फ और सिर्फ एंड आएगा। अब इसको एडवांस रूल देख लेते हैं इसी का। बोथ इंडिया एंड चाइना डोंट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। आप बोलोगे सेंटेंस सही है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इंडिया और चाइना के पास, लेकिन ये सेंटेंस टेक्निकल गलत है। गलत क्यों है? बोथ के साथ में कभी भी नॉट को नहीं लगाया जाता। अगर आप बोथ और नॉट एक ही सेंटेंस में देख रहे हो तो उसकी जगह आप यूज़ करें नीदर नॉर को। इस सेंटेंस को कैसे लिखूंगा मैं सही करके? गलत सेंटेंस है ये। मैं लिखूंगा इसको नीदर इंडिया नॉर चाइना हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स। समझ गए मेरी बात को? बोथ और नॉट जो है वो नीदर नॉर के बराबर होता है। बोथ नॉट को कभी भी यूज़ ना करें। अगर आपको कहीं मिल जाए तो सेंटेंस को इंप्रूव करें, नीदर नॉर को यूज़ करके ही आए। इसको लिखने का एक और तरीका आप ऐसा भी लिख सकते हो, नीदर ऑफ इंडिया एंड चाइना हैज़ न्यूक्लियर वेपन।
ऐसा भी लिख सकते हो, नीदर ऑफ लगा करके भी आप इसको बता सकते हो, है ना। इसमें नोर नहीं आएगा, नीदर ऑफ इंडिया एंड चाइना हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स। चलिए रूल नंबर 5 की तरफ, बिटवीन का बड़ा ही सिंपल सा रूल है, बिटवीन के बीच में भी एंड लगेगा। बिटवीन एंड जो है ऐसा ही कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर है। देयर आर मैनी रिवर्स एंड माउंटेन्स बिटवीन इंडिया टू चाइना। बहुत सारी नदियाँ और पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं इंडिया से चाइना तक, है ना। इंडिया से चलो और चाइना तक पहुँचो तो बहुत सारे रिवर्स और माउंटेन्स आपको मिलेंगे। सुनने में सही लग रहा है, लेकिन बिटवीन क्या लेगा, अपने साथ में एंड लेगा। टू को निकालो और इसकी जगह रख दो एंड। वैसे इस सेंटेंस को देखो, द पुलिस वर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू शूट द रॉबर्स। पुलिस जो है लेफ्ट विद हो गए थे, पुलिस के पास रह गया था कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं सिवा शूट करने के इन लुटेरों को। नो अदर अपने साथ में क्या लेगा मेरे भाई, हमेशा लेगा देन। और कौन सा देन, THAN वाला, ये EN वाला देन मत लगाया ना, है ना। तो पुलिस वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन देन टू शूट द रॉबर्स। बस यही आपका चार्ट है ना, यही आपकी बाइबल है कंजंक्शन चैप्टर की। इस चार्ट को जितना देखोगे, जितना बार अप्लाई करोगे, इसी में से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का, एक कॉन्सेप्ट सच वाला, ध्यान से देखो। सच के बाद में हैज़ भी आ रहा है और सच के बाद में दैट भी आ रहा है। अब सेंटेंस रख रहा हूँ आपके सामने, देयर इज़ नो सच थिंग एज या दैट अ फ्री लंच। ऐसी कोई चीज़ नहीं है ऐसी जो कि फ्री लंच कहलाती हो। फ्री लंच का मतलब क्या है, मुफ्त का लंच। दुनिया में आपको कोई लंच खिला रहा है ना मुफ्त का, तो इसका मतलब यही है उसका आपसे कोई स्वार्थ है। फ्री के अंदर दुनिया किसी को कुछ नहीं दे रही, आजकल ऐसा ज़माना चल रहा है ना। देयर इज़ नो सच थिंग सच एज अ फ्री लंच। देखो सच के साथ में एज भी आता है और सच के साथ में दैट भी आता है। आपको क्या देखना है, अगर आपको कैटेगराइज करना हो किसी चीज़ को, किसी चीज़ की कैटेगरी बतानी हो, तब आप एज को लगाएं। और अगर आपको किसी चीज़ को स्ट्रेस करना हो, किसी बात पे जोर देना हो, तब दैट को लगाएं। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। एक और चीज़ समझो, अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए हो तभी एज को लगाएं, और अगर आपको सिंपल कंजंक्शन चाहिए हो तो दैट को लगाएं। समझो, मीनिंग के हिसाब से चलोगे तो भी ठीक है, ग्रामर के हिसाब से चलोगे तो भी ठीक है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए हो तो एज को लगाएं, अगर कैटेगरी बतानी हो किसी चीज़ की तो एज को लगाएं, अगर स्ट्रेस देना हो किसी चीज़ पे तो दैट को लगाएं, या सिंपल कंजंक्शन देनी हो तो उस केस में भी दैट को लगाएं। अब मैं लगा के दिखाता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कैसी चीज़ भाई, फ्री लंच के जैसी। भाई इस थिंग को ही तो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, इस थिंग को ही तो मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं। कौन सी थिंग, फ्री लंच के जैसी। अगर मैं किसी चीज़ को कैटेगरी बता रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है एज को। अच्छा दूसरा काम, अगर मैं इधर दैट को लगाना चाहूँ, सच के बाद में दैट को लगाना चाहूँ, तो दैट एक कंजंक्शन है। यहाँ पे फ्री लंच नाम का नाउन रखा हुआ है। कंजंक्शन को क्या चाहिए अपने साथ में, एक वर्ब चाहिए ताकि पूरा क्लोज बने। तो ये कंजंक्शन वैसे भी नहीं लग सकती, दैट को लगाना वैसे भी पॉसिबल नहीं है, और कैटेगरी के हिसाब से आपको पता लगा एज को लगाना है। इस पे मैं 4-6 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा ताकि आपके दिमाग की जो है ना कन्फ्यूजन निकले। इस सेंटेंस को देखो, शी मेड सच अ बिग मिस्टेक एज या दैट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। उसने एक ऐसी बड़ी मिस्टेक की जो कि अनप्रेसिडेंटेड थी, जो अभूतपूर्व थी। उसने ऐसी गलती की जो आज तक किसी ने भी हमारी कंपनी में नहीं की। देखो यहाँ मिस्टेक को ही कैटेगराइज कर रहा हूँ मैं। कैसी मिस्टेक, जो अनप्रेसिडेंटेड है। कैसी मिस्टेक, जो आज तक नहीं हुई। कैसी मिस्टेक, जो अभूतपूर्व है। समझ गए मेरी बात को। जब भी कैटेगरी बताओगे मेरे भाई तो आपको एज को लगाना है, सिंपल सा ही काम करना है, ज़्यादा इसमें जाना नहीं है अंदर। दूसरा, आप इसकी ग्रामर देख सकते हो। यहाँ पे बिग मिस्टेक के बाद में एक वर्ब आ रही है, एक एडजेक्टिव आ रहा है, सब्जेक्ट आपको चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत है। सिंपल रिलेटिव प्रोनाउन एक सब्जेक्ट और एक कंजंक्शन दोनों का काम करता है। इस केस में एज ही आ सकता था, दैट कभी भी सब्जेक्ट का काम यहाँ पे नहीं करेगा। समझ गए ना। ग्रामर से चलो चाहे वैसे चलो, दोनों में से किसी भी तरीके से चल सकते हो। अब इस सेंटेंस को एक और दूसरे तरीके से देखो, शी मेड सच अ बिग मिस्टेक एज या दैट शी लॉस्ट हर जॉब। उसने इतनी बड़ी एक गलती की कि उसकी नौकरी चली गई। देखो स्ट्रेस डाल रहा हूँ यहाँ पे मैं, मिस्टेक के बारे में कुछ नहीं बता रहा। कैसी मिस्टेक है, किसी ने की थी, आज तक नहीं की थी, कितनी बड़ी थी, कितना नुकसान हुआ, कोई बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ उसने इतनी बड़ी मिस्टेक की उसकी नौकरी चली गई। स्ट्रेस डालना है, चुपचाप यहाँ पे दैट लगाओ, एज नहीं आएगा। 2 सेंटेंस और करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये सब बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। एज लगाना है, दैट लगाना है। ये दोनों सेंटेंस एक जैसी सेंटेंस है, ध्यान से देखना। एनिमल्स आर सच एग्रीबल फ्रेंड्स एज या दैट मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव इन आवर एंटायर लाइफ्स। एनिमल्स ऐसे एग्रीबल फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे एग्री करने वाले, सहमत होने वाले दोस्त होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर हम में से ज़िंदगी भर में नहीं रखते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है ऐसा दोस्त रखने में जो हमारे से इतना एग्रीबल हो जितना कि एक जानवर होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। एग्रीबल फ्रेंड्स, कैसे फ्रेंड्स, जैसे कि ज़्यादातर हमारे पास
पूरी ज़िंदगी में हम जो है नहीं रखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स के लिए एक रिलेटिव क्लोज आया है यहाँ पे, एज एक रिलेटिव प्रोनाउन है, सच के साथ में आता है। इस केस में मैं यहाँ पे एज को यूज़ करूँगा। समझ गए मेरी बात को? रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, कैटेगरी बतानी है फ्रेंड्स की, चुपचाप एज को यूज़ कर दो। लेकिन इस सेंटेंस को ऐसा लिखूँ, एनिमल्स आर सच एग्रीबल फ्रेंड्स एज या दैट दे नेवर बिट्रे यू। एनिमल्स इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि वो कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। कितने अच्छे होते हैं? इतने अच्छे होते हैं कि तुम्हें कभी भी धोखा बिट्रे नहीं करेंगे। बात आ गई स्ट्रेस देने की। यहाँ पे फ्रेंड्स के बारे में नहीं बताया जा रहा है इस क्लोज में, यहाँ ये बताया जा रहा है इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि तुम्हें धोखा नहीं देंगे। की बात आ गई तो यहाँ पे दैट को लगाएंगे। अब मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन निकल गया होगा, कब सच के बाद में एज लगाना है, कब सच के बाद में दैट लगाना है। किसी बुक में नहीं मिलेगा ऐसा साफ साफ दिया हुआ। जब मैंने सीखा था तब मैंने, मतलब आप यूँ समझ लो, ये पूरा कॉन्सेप्ट करने में मुझे 1 वीक निकल गया। 1 वीक निकल गया। उस वक्त इंटरनेट नहीं हुआ करता था तो मैं बुक्स निकालता था लाइब्रेरी से, तो किसी एक किताब के अंदर मुझे मिला ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना, एक अंग्रेज़ की किताब में। चलो आगे बढ़ते हैं। लेस्ट का रूल है बड़ा सिंपल सा, एडिटोरियल्स में रोज़ कर रहे हो आप मेरे साथ। वर्क हार्डर लेस्ट यू डोंट फेल योर एग्ज़ाम। हार्ड वर्क करो, कहीं ऐसा ना हो तुम एग्ज़ाम फेल कर दो। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। लेस्ट का रूल क्या है? लेस्ट के साथ में या तो आप लगाएंगे शुड को और या आप लगाएंगे बेयर इन्फिनेटिव को। बेयर इन्फिनेटिव होती है वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म। दोनों में से किसको प्रीफर करेंगे? दोनों ही ठीक हैं। शुड को प्रीफर करें, एसएससी बैंक में इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। बेयर इन्फिनेटिव गलत नहीं है, ये भी बहुत जगह आपको लगा हुआ मिलेगा। अब ये सेंटेंस गलत है, हार्ड वर्क करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, है ना। देखो लेस्ट के बाद में सबसे पहली चीज़ तो नॉट नहीं आएगा, तो यहाँ से डोंट को निकाल दो। दूसरा आप यहाँ पे लगाओ शुड को, आप लिखो वर्क हार्डर लेस्ट यू शुड फेल योर एग्ज़ाम। लेस्ट के बाद में ये दोनों तो आते ही हैं, लेकिन कभी भी नॉट नहीं लगाया जाता लेस्ट के बाद, तो नॉट को निकाल दिया और हमने लगा दिया यहाँ पे लेस्ट यू शुड फेल योर एग्ज़ाम। या फिर अब ऐसा लिख दो लेस्ट यू फेल योर एग्ज़ाम। यहाँ पे फेल है एक बेयर इन्फिनेटिव, वर्ब की बेयर बेस फॉर्म, है ना। तो ऐसा भी लिख दो और ऐसा भी लिख दो, सेकंड और थर्ड दोनों ही सही हैं अपने अपने हिसाब से। एक सेंटेंस और देखते हैं, इस पर कुछ एरर आपको दिखेगी उसमें शायद। ही शुड ड्राइव फास्टर लेस्ट ही मिसेज द ट्रेन। उसको ड्राइव करना चाहिए और तेज़ी से, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है ट्रेन मिस कर दे। भाई वो धीमे धीमे जा रहा है, ट्रेन का वक्त हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसको तेज़ चलाना चाहिए गाड़ी को, कहीं ऐसा ना हो कि वो गाड़ी को मिस कर दे। भाई लेस्ट के बाद में नॉट नहीं आना चाहिए तो नॉट नहीं आ रहा, लेस्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। ध्यान देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव से थोड़ी अलग होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे ईएस आ सकता है ही के हिसाब से, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव अपने पीछे एस या ईएस को नहीं लेता। इस सेंटेंस में क्या करूँगा, मिसेज की जगह मैं लिखूँगा लेस्ट ही मिस द ट्रेन। समझ गए ना। आप बोलोगे सर ही के बाद में मिस आ गया, बेयर इन्फिनेटिव लगाना था, ये क्या कहाँ से रूल है? इसी को बोलते हैं हम प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड। नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली उसी भी करेंगे, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड को आधे घंटे में करवा दूंगा, 30 मिनट में, है ना। तो उसमें हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है, ही के हिसाब से भी मिस आएगा, मिसेज नहीं आएगा। बड़े आगे रूल नंबर 8 है, अननेसेसरी कंजंक्शन को यूज़ ना करें। कैसे? आपको मैंने पिछले पार्ट में एक रूल करवाया था, क्लोज जो होते हैं ना वो कंजंक्शन प्लस 1 होते हैं। मान लो किसी सेंटेंस में 2 कंजंक्शन है तो क्लोज कितने होंगे? 2 + 1 3। मान लो किसी सेंटेंस में 5 कंजंक्शन है तो क्लोज कितने होंगे? 5 + 1 6। मान लो किसी में 15 है तो क्लोज कितने होंगे? 15 + 1 16। इस फॉर्मूला पे चलना है अपने को हमेशा। अब देखो इस पर सेंटेंस कैसे बनेंगे। डोंट हेजिटेट टू टेल दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। हेजिटेट ना करो, बिल्कुल भी हेजिटेशन मत दिखाओ बताने में, अगर तुम्हारी कोई क्वेरीज हो, तुम्हारे कुछ सवाल हो। आपसे भी कह रहा हूँ मैं, डाल देना कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल हो तो, है ना। जेन्युइन क्वेरीज डाला करो, जेन्युइन क्वेरीज को मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अब देखो इसमें सबसे पहले क्लोज गिनेंगे। कंजंक्शन आ रही है 2, पहली आ रही है दैट, दूसरी आ रही है इफ़। क्लोज गिन लेते हैं। पहला क्लोज है डोंट हेजिटेट। डोंट आपकी वर्ब है, हेजिटेट आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है यू। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना जिसमें किसी को रिक्वेस्ट करते हो, ऑर्डर देते हो, पानी लाओ, लाइट ऑन करो, बैठ जाओ, उड़ जाओ, टाइम पे आना, है ना। एडवाइस देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, ऑर्डर देते हो, तो वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है और यू यहाँ पे सब्जेक्ट हमेशा हिडन होता है। पिछली क्लासेज अगर आपने की है तो आपको पता होगा। तो ये क्लोज बन गया, सब्जेक्ट है इसका हिडन यू, वर्ब है इसकी डोंट। दूसरा क्लोज है आपका यू हैव एनी क्वेरीज। इसका सब्जेक्ट है यू, वर्ब है इसकी हैव। क्लोज कितने हुए मेरे भाई? 2। कंजंक्शन कितनी होगी? 2। क्या करें, एक कंजंक्शन को उड़ाना पड़ेगा। अननेसेसरी कंजंक्शन दोनों में से जो है उसको उड़ाना पड़ेगा। अब दैट को उड़ाऊँ या इफ़ को उड़ाऊँ, ये मुझे डिसाइड करना है। ध्यान देना यहाँ पे दैट को उड़ाया जाएगा। क्यों?
आप हेजिटेट ना करो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो। अगर वाला मीनिंग चाहिए तो अगर के लिए तो इफ़ आएगा ना, ये दैट मैंने बिना बात के लगा दी, समझ रहे हो ना। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हेजिटेट ना करो, अगर आपका कोई सवाल हो तो बिल्कुल भी संकोच मत करो। तो अगर के लिए तो इसको रखना पड़ेगा, दैट को रख दिया तो अगर वाला मीनिंग नहीं आएगा, तो क्या करें, दैट को उड़ा दो और इफ़ को पड़ा रहने दो। अब देखो ये रूल आपको रैन एंड मार्टिन में मिल जाएगा, रैन एंड मार्टिन, और भी आती है एक दो, वो प्लिंथ टू पैरामाउंट और वो जो है ना टीचर्स की दूसरों की। रूल क्या लिखा होता है, दैट के साथ में इफ़ को ना लगाएं, दैट के साथ में हाउ को ना लगाएं, दैट के साथ में व्हेन को ना लगाएं, दैट के साथ में वाई को ना लगाएं। ये गलत रूल है। अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे गलत है। मान लो ये सेंटेंस हो, द प्रोफेसर टोल्ड अस दैट इफ़ अ मैन इज़ डेडिकेटेड टू हिज कॉज ही विल टेस्ट सक्सेस इवेंचुअली। प्रोफेसर ने हमें बताया दैट वो ये कि अगर एक आदमी डेडिकेटेड है, न्यौछावर है अपने कोज पे, अपने लक्ष्य पे, तो वो जो टेस्ट करेगा वो इंसान सक्सेस को, कामयाबी को आखिरकार। तो ये हमें प्रोफेसर ने बताया। ये सेंटेंस में दैट और इफ़ आपने देखा और आपने सोचा दैट को उड़ा जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। रूल क्या बोल रहा है, कंजंक्शन को गिनो, क्लोजेस से मैच करो, क्लोज प्लस वन का एक फॉर्मूला जो आप फॉलो करो, समझ गए ना। तो दैट प्लस इफ़ हमेशा गलत नहीं होता। यहाँ पे कंजंक्शन देखता हूँ मैं कितनी है क्लोज। प्रोफेसर टोल्ड जो क्लोज नंबर 1, मैन इज़ डेडिकेटेड टू हिज कोज क्लोज नंबर 2, और ही विल टेस्ट सक्सेस क्लोज नंबर 3। 3 क्लोज हैं तो मतलब 2 कंजंक्शन चाहिए। इसमें 2 कंजंक्शन ऑलरेडी रखी हुई हैं, दैट और इफ़। सेंटेंस में नो एरर, समझ रहे हो, रट्टा नहीं मारे ना भाई, दैट और इफ़ साथ में आए तो दैट को उड़ाऊंगा। अगर क्लोज 2 आ रहे हों, इफ़ की ज़रूरत हो तो दैट को उड़ा के आना। अगर क्लोज 3 आ रहे हों तो 2 कंजंक्शन चाहिए, दैट और इफ़ लगी हुई हैं, सेंटेंस में गलती नहीं है। एक सेंटेंस और देख लो इसी पे, नो वन नोज वट व्हेन दैट व्हेन द पैंडमिक विल बी ओवर। कोई भी नहीं जानता है कब पैंडमिक ख़त्म होगी, दैट के साथ में व्हेन लगा हुआ है। रूल यही मिलता है किताब में, दैट के साथ में व्हेन ना लगाएं, वाई ना लगाएं, हाउ ना लगाएं, इफ़ ना लगाएं, है ना। पर ये ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्लोज गिनो, नो वन नोज क्लोज नंबर 1, पैंडमिक विल बी ओवर क्लोज नंबर 2। भाई पहले के अंदर नो वन सब्जेक्ट हो गया, नोज उसकी वर्ब होगी, दूसरे में पैंडमिक सब्जेक्ट हो गया, विल बी ओवर उसकी वर्ब होगी, 2 क्लोज हो गए। अब आपको यहाँ पे एक कंजंक्शन चाहिए। आप अगर दैट को निकालते हो तो इसका मतलब निकलेगा कोई नहीं जानता कब पैंडमिक ओवर होगी, कब पैंडमिक खत्म होगी। और अगर आप व्हेन को नहीं निकाल देते हो, दैट को रख देते हो, तो सब्जेक्ट इसका मीनिंग निकलेगा कोई भी नहीं जानता है पैंडमिक खत्म होगी। भाई हमें कब खत्म होगी ये वाला मीनिंग चाहिए, समझ गए मेरी बात को। इसलिए व्हेन को रखना ज़रूरी है। और कंजंक्शन आएगी सिर्फ एक, क्योंकि क्लोज आ गए हैं 2। तो क्या करूँ, इस दैट को निकाल दो। आप बोलो नो वन नोज व्हेन द पैंडमिक विल बी ओवर। लेकिन इस पे रट्टा मत मार के आना। इस सेंटेंस को देखो, रिसर्च टेल्स अस दैट व्हेन वी स्लीप और डाइजेशन सिस्टम स्टॉप्स वर्किंग। रिसर्च हमें बताती है कि जब हम सोते हैं हमारा पाचन तंत्र काम करना बंद कर देता है। यहाँ पे क्लोज है 3, पहला रिसर्च टेल्स अस, दूसरा और डाइजेशन सिस्टम स्टॉप्स, और तीसरा वी स्लीप। समझ रहे मेरी बात को, पहला रिसर्च टेल्स अस, दूसरा वी स्लीप, तीसरा डाइजेशन सिस्टम स्टॉप्स। 3 कंजंक्शन है, 3 जो है क्लोज हैं, तो 2 कंजंक्शन चाहिए, दैट भी आएगी, व्हेन भी आएगी। यहाँ पे गलती मत करना, सेंटेंस में नो एरर। चलिए ये 7 रूल थे, 8 रूल्स कंजंक्शन के, 7 बाकी हैं। वीडियो लंबी हो रही है, इतना ज़्यादा आप जो है ले नहीं पाओगे। ये 8 रूल जो मैंने आपको करवाए हैं, अगर आपको ठीक से किताब से पढ़ने हो तो शायद 3 से 4 घंटे निकल जाए और कुछ समझ में भी नहीं आएंगे। तो ये आधे घंटे में पैक करके दे रहा हूँ आपको, चाहे आपको उसको 2 बार देखना पड़े, आराम से इसकी वीडियो को जो आप चला करके फिर से देखो। साथ ही PDF सेक्शन में, नीचे नोट सेक्शन में आपको फर्स्ट कमेंट में PDF मिल जाएगी, जहाँ पे फर्स्ट कमेंट है इस वीडियो का, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। अब ये आपका क्विज़ है। अब मेरे हिसाब से आप यहाँ पे बता दोगे कहाँ पे कौन सी एरर है। नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज़ करना है ना। बोथ के साथ में क्या लगता है क्या नहीं लगता। सच के बाद में एज लगाएं या दैट लगाएं, कैसे पता लगेगा। अच्छा यहाँ पे वेयर के बाद में या वेयर के पहले क्या होना चाहिए, है ना। एक कंजंक्शन चाहिए कि 2 कंजंक्शन चाहिए, और लेस्ट के साथ में क्या आता है। यही रूल आपने सीखे हैं और इसी पे अप्लाई करना है। आंसर्स मिलेंगे आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, वहाँ से आंसर से, मेरा आंसर से अपना मैच करना और स्कोर मुझे बताना, आउट ऑफ 5 आपको कितने मार्क्स मिले। साथ ही साथ PDF नोट्स भी रखें पहले ही कमेंट में ना, तो नोट्स भी आप ज़रूर से जो है डाउनलोड कर लेना। मुलाकात होगी कल की वीडियो में, ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर दे दें, बोलने की ज़रूरत ना हो, 2 बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ, है ना। तब तक के लिए साइनिंग आउट।